हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो टाइम चल रहा है, खास करके यूपीपीएससी आयोग के जो एग्ज़ाम देते हैं एस्पिरेंट्स, जैसे कि आरओ या पीसीएस हो गया, तो इन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल ये टाइम है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर कुछ दिन बाद ऐसा लगता है कि होगा। काफ़ी दिनों से यही सब कुछ चल रहा है। तो चीज़ें किस तरह से मैनेज की जाएँ, पढ़ाई किस तरह से मैनेज की जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है एस्पिरेंट्स को। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। और ये बात सही भी है, जब हमें एक डेट कंफर्म होती है तो उसके हिसाब से हम पढ़ाई भी कर पाते हैं। और ऐसे अगर कंफर्म नहीं होता है, ये सुनने में आने लगता है कि पोस्टपोन होगा, तो फिर मन भी थोड़ा-सा डाइवर्ट होने लगता है। ये ह्यूमन नेचर है, इससे बचा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को कंट्रोल करना होता है। लेकिन अभी का जो ये टाइम है, बहुत ही ज़्यादा अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। और जब इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो नहीं हो पाए हैं, तो अगले साल के जो एग्ज़ाम हैं उनके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है और हम नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से पढ़ें। तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली। और जो डायरेक्टली बात करेंगे वो थोड़ा-सा टॉपिक अलग है, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं आप सब लोग। आप सब मेरे छोटे भाई-बहन की तरह हैं, फ्रेंड्स की तरह हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा-सा स्ट्रेस रिलीफ़ हो, आपको थोड़ी-सी राहत मिले इन सारी चीज़ों से, इन सारी टेंशन से। तो फ्रेंड्स, इस टाइम जब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का टाइम है, हम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े होते हैं, अलग-अलग तरह के एस्पिरेंट्स को देख रहे होते हैं, अलग-अलग तरह के टीचर्स को सुन रहे होते हैं। और ये सब जब हम देख रहे होते हैं तो सेल्फ रियलाइज़ेशन हमें नहीं हो पाता है। हम खुद का रियलिटी चेक नहीं कर पाते हैं कि हम हैं कहाँ पर, हम खड़े कहाँ पर हैं आखिर, और हमें करना क्या चाहिए। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। आप खुद को पहचान पाएँगे कि हम अभी कहाँ पर हैं, हमें आगे और क्या करना है। इससे हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आपको मोटिवेशन मिले। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? जैसे कि फ्रेंड्स, मेरे चैनल से हर तरह के एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, तो मैंने सभी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। और ये वीडियो मेरे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, क्योंकि जितना भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है उसको मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, ठीक है? तो देखिए कि सबसे पहले देखते हैं कि एस्पिरेंट कितने टाइप के होते हैं। तो आप अपना देखिएगा कि आप किस टाइप में आ रहे हैं, और मैं भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस टाइप की एस्पिरेंट हूँ, ठीक? और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, अगर देखें फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो एस्पिरेंट 3 टाइप्स के होंगे। एक तो पुअर, दूसरे मिडल, तीसरे रिच में आएंगे, ठीक? और अगर हम यहाँ पर एज ग्रुप में देखें तो इस एज ग्रुप में एस्पिरेंट्स होंगे। और अगर हम प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग देखें, कंपटीशन के लेवल पर देखें, तो 3 टाइप के एस्पिरेंट्स होंगे। बिगिनर, ठीक है, इंटरमीडिएट और एडवांस। इन सब का जो भी मीनिंग है वो भी मैं आपको इसी में बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं जो पुअर एस्पिरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या मेंटालिटी होती है, वो किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए, जो इस टाइप के एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें ना जुनून बहुत ज़्यादा होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है, जो सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये इस टाइप के एस्पिरेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि जुनून बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है। वो उनको अगर पता चल गया है कि इस डेट में एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर वो जी जान एक कर देते हैं। किस बेस पर? क्योंकि उनके पास पहले से ही कुछ नहीं होता है। उन्हें ये पता है कि मैं कुछ करूँगा या करूँगी तभी हमारे पास कुछ होगा। आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर होती है, तो उसमें उनका सिर्फ यही एक एम ही होता है कि अगर उन्होंने तैयारी स्टार्ट की है तो फिर उन्हें किसी भी हद तक जाकर पढ़ना पड़े, लेकिन वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। इस तरह की सोच होती है, तो इस पर ये टाइम बहुत कम वेस्ट करते हैं या नहीं वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसी कैटेगरी में आती थी, ठीक है।
मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, अभी भी नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा कोई घर है ना, कहीं ज़मीन है ना कुछ है, और ख़ास करके जिनके पेरेंट्स भी ना हों वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को गरीब समझ सकते हैं। मैं भी अपने आप को इसी कैटेगरी में रखती हूँ। तो मुझे बस ये था कि किसी भी तरह से मुझे बस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना है, क्योंकि मेरी तरफ मेरी जो भी फैमिली है, ठीक है, वो एक नज़र गड़ाए देख रहे थे कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा उस दिन उनकी कंडीशन भी चेंज होगी, उस दिन मेरी खुद की आर्थिक स्थिति बदलेगी, कुछ हम अपने जीवन स्तर में बदलाव कर पाएँगे, ठीक। इस कैटेगरी में जो एस्पिरेंट्स आते हैं उनमें ये होता है कि उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ये किस बेस पर पढ़ाई कर रहे होते हैं? क्योंकि इनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है। पहले से जो मम्मी-पापा या जो भी है काम कर रहा है, ठीक है, आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक होती है, ये बेसिक चीज़ों के लिए नहीं संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इनको ये होता है कि हाँ, मुझे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है, इस बेस पर ये तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनका थोड़ा-सा टाइम वेस्ट होता है। कुछ फ्रेंड्स होते हैं इनमें, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब पैसे होते हैं तो हम थोड़ा बहुत घूमने-फिरने में या फिर फ्रेंड्स में थोड़ा टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इनका टाइम स्पेंड हो रहा होता है इन सारी चीज़ों में, लेकिन फिर भी ये पढ़ाई कर रहे होते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को सोच करके। इस टाइप के जो एस्पिरेंट्स होते हैं ये एंथुसियास्टिक होते हैं। इन पर इस तरह की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है कि फैमिली देखनी है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है या फिर बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही हैं। इनमें ये होता है कि हाँ, जो भी इनका पैशन है, इनके फादर या फिर इनका फैमिली बैकग्राउंड जिस टाइप का है उसको आगे बढ़ाना है, इस तरह की इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो ये लोग उसको फ़ॉलो करने के लिए उसको और दूसरी चीज़ इन्होंने वो सुविधाएँ, वो सारी चीज़ें देखी होती हैं। जैसे किसी के पेरेंट्स पहले से सिविल सर्विसेज़ में हैं, तो उसने वो सारी अच्छी चीज़ें उस सर्विस की देखी होती है, जिससे वो मोटिवेट होता रहता है कि उसे भी ये चीज़ करनी है। तो ये भी अपना टाइम पढ़ने पर देते हैं और पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये थे क्लास के अकॉर्डिंग एस्पिरेंट्स, ठीक। अब देखते हैं एज ग्रुप में। तो जो एज ग्रुप होता है, देखिए यहाँ पर जो 21 से लेकर के 25 तक के इस एज ग्रुप में आते हैं, उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की होती है, और इसमें अगर वो अपना दिमाग नहीं भटकाते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, तो सेलेक्ट भी हो जाते हैं। जैसे कि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मेरा जब सिलेक्शन हुआ है, तो इसी एज ग्रुप में मैं आती हूँ। अब मैं इसमें गई हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरा एज ग्रुप है, ठीक। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरा ये और ये स्टेट था। आप बताइएगा कि आप किस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। और दूसरा एज ग्रुप ये होता है, ठीक, तीसरा ये होता है, चौथा ये। इस टाइप में अगर हम डिवाइड करें तो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, तो उनके लिए यही है, वो बिगिनर है क्योंकि, तो वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, क्योंकि इनको पता होगा जैसे अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो ये उसके लिए इतने ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं होंगे, क्योंकि इनका भी सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, इन्होंने शुरुआत की होगी, चीज़ों को समझ रहे होंगे, तो धीरे धीरे करके ये 3 से 4 साल में अपना चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन जब इसको हम पार करके इधर जाते हैं, ठीक है, और हमारे प्रिपरेशन का लेवल ये आ जाता है, तब थोड़ा सा दिक्कत आती है। जब हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है तो स्ट्रेस में हम रहते हैं, लेकिन फिर भी जब हम लगे रहते हैं, ठीक है, तो हमारा कभी ये स्टेट चेंज इसमें होता है। अगर मैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के बेस पर अपने आप को देखूं, तो अब मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ इस एज ग्रुप में, और अपनी तैयारी में मैं यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए मान रही हूँ क्योंकि अगर मैं एडवांस में होती तो मैं एग्ज़ाम की लास्ट स्टेज तक पहुँच गई होती और लास्ट सिलेक्शन रुक रहा होता, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर अपने आप को मान रही हूँ कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मैंने रिवाइज कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है जिस वजह से मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक। अगर देखें इस एज ग्रुप के लोग, ठीक है, इसके बाद ये एज ग्रुप आता है जिसमें स्ट्रेस बढ़ता जाता है, खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये हो जाता है कि लड़कियों की एज निकलती जा रही होती है, उनके ऊपर शादी का भी बोझ हो रहा होता है। दूसरा, लड़कों के लिए ये हो रहा होता है क्योंकि उनकी फैमिली की बर्डन अलग से जो उनके ऊपर एक ये पहले से ही डिफाइंड है कि लड़के घर की जिम्मेदारियों को उठाते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ये वाला बर्डन आ रहा होता है कि अगर फादर है तो फादर की भी एज बढ़ती जा रही है, अब नौकरी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर आने लगता है एज वाला, और दूसरा सिलेक्शन ना होने का, ठीक है, और लड़कियों के लिए शादी वाला।
तो उसके लिए बस यही है कि फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको पता है कि स्ट्रेस लेने से कुछ होने वाला नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि जो भी शादी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अब सोसाइटी में तो यही चलता है कि लड़कियों की शादी इस एज ग्रुप में हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको एग्ज़ाम देना है और आपको क्वालिफ़ाई करना है, तो आप थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दीजिए, ठीक है? इस एज ग्रुप में अगर आप हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है आकर के कि आप थोड़ा स्थिर हो जाते हैं, ठीक है? आपका टाइम इधर-उधर की चीज़ों में नहीं बर्बाद हो रहा होता है। जैसे कि मन पहले जो ये वाली स्टेज है, यहाँ पर ऐसा होता है कि हम फ्रेंड सर्कल में या फिर इधर-उधर थोड़ा-सा मौज-मस्ती में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अंतिम सिलेक्शन हो जाता है। इस एज ग्रुप में भी यही होता है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब सिंसियरली पढ़ाई कर रहे होते हैं। मेरे साथ के भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको मैंने देखा है कि अगर, क्योंकि वो जान रहे होते हैं कि अब इसके बाद अगर नहीं लिया नौकरी हमने, तो फिर टाइम चला जाएगा। तो इस एज ग्रुप के लोग भी बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करते हैं, और हमने देखा भी है सिलेक्शन भी होता है, ठीक। और जो एस्पिरेंट्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स, वो अपने आप को ये माने कि बस कुछ ही दूरी पर है वो अपने सिलेक्शन से, ठीक है। तो इसके लिए वो निराश ना हो और लगे रहें, ठीक। जैसे ही एग्ज़ाम होगा वो कुछ ना कुछ अपना कोई ना कोई सीट, कोई ना कोई पोस्ट अपनी सिक्योर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस डिवीज़न के अकॉर्डिंग आप अपने आप को देखिए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आप किस एज ग्रुप में हैं, आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो कौन-सा है, आपको अभी कितना और ज़रूरत है। जैसे मैं अपने आप को यहाँ पर मान रही हूँ, तो मुझे यहाँ से यहाँ जाने के लिए अभी पढ़ना है, तो मैंने ये सोच लिया है, ठीक है। उसके लिए मुझे जो भी टाइम चाहिए मैं दूँगी। और आप भी इसी तरह से देखिए, अगर आप यहाँ हैं तो आपको पहले यहाँ पहुँचना है, फिर इसके लिए परेशान होना है। पहले आप यहाँ तक आइए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, रिवीज़न करिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरा टेस्ट सीरीज़ में नंबर बहुत कम आ रहा है, तो उनके लिए यही है कि आप पहले रिवीज़न कर लीजिए। आप जो बेसिक बुक्स हैं उनको अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, फिर आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने अभी ये चीज़ नहीं पढ़ी है। आ रही बात समझ में? जो बेसिक बुक्स हैं उनको आप पहले पढ़ लीजिए। जैसे घटना चक्र है, आप पहले वो लगा लीजिए, ताकि जब आप टेस्ट देने बैठे तो ये ना सोचें कि मैंने अभी ये नहीं किया, मैंने अभी वो नहीं किया। तो टेस्ट आप बाद में दीजिए, ठीक। तो ये एक क्राइटेरिया है, क्योंकि ये जितने भी टाइप के स्टूडेंट हैं इनका सिर्फ एक टारगेट है, सिलेक्शन, ठीक। सभी का टारगेट सिलेक्शन है, लेकिन सभी की कैटेगरी अलग-अलग है, सभी का जो सोचने का तरीका है वो अलग-अलग है, सभी का मोटिवेशन लेवल, सभी का कंसंट्रेशन, ठीक है, सब अलग-अलग है। तो उस बेस पर लेकिन सबका टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है। यहाँ पर अपने आप को आप रख करके देखिए, और आपको किस चीज़ की नीड है अपनी प्रिपरेशन में, उस चीज़ को देखिए, ठीक है। जब तक कि आयोग की तरफ से ये ना हो जाए, डेट ना कोई कंफर्म हो जाए, तब तक की पढ़ाई मत छोड़ा करिए, क्योंकि सभी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेट्स बताते हैं। एग्ज़ाम इस डेट में होगा, एग्ज़ाम उस डेट में होगा, अप्रैल में होगा, मार्च में होगा। आपको जब तक कि कोई एक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए, तब तक कि आप उसी डेट को मान करके पढ़ाई करते रहा करिए, ठीक है। तो इससे ये होगा, कम से कम आप जो पढ़ रहे थे वो तो नहीं छूटेगा, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में नहीं जाएंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा है तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि फेस्टिवल है, तो आप में से काफ़ी लोग होंगे ये सोच रहे होंगे कि हम ना जाएँ, हम अब पढ़ाई करें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी देखिए, अगर एग्ज़ाम होता है तो इसके लिए आप रुक सकते थे, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम आयोग करा पाएगा, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना घर पर जा कर के अपना सेलिब्रेट करिए फेस्टिवल, और कुछ बुक्स अपनी लेते जाइए जो ऐसी हैं कि आपने नहीं पढ़ी है या आपको रिवाइज़ करना है। तो आप अगर अच्छे से सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको फेस्टिवल भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, अपनों से मिलिए और अच्छे से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए, ताकि आपके अंदर भी थोड़ा-सा जो हैप्पीनेस वाला हार्मोन हो वो रिलीव हो, क्योंकि उससे स्ट्रेस कम होता है। आपको अच्छा लगेगा चीज़ों को देख करके। दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी फैमिली अगर बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो आपको फैमिली में जा कर के अच्छा महसूस होता है और आप एक नई एनर्जी के साथ आते हैं। दूसरा, ऐसे लोग होते हैं जिनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चीज़ों को सामने से देखते हैं तो हम और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और ज़्यादा जुनून में आ जाते हैं इस चीज़ को कि हमें ये चीज़
चीज़ क्लियर करना है, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं इसको क्लियर करना है और हमें अपने जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है। तो दोनों तरह से ही आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में भी देखा करिए, ठीक है? तो आप जाइए और 1-2 बुक अपनी लेते जाइए और अच्छे से उसको जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि आप फेस्टिवल में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि घर में आप हमेशा बिज़ी ही रहेंगे। जब भी आप फ्री हो, जैसे कि रात के टाइम अपना कोई टाइम बना लीजिए घर में कि हाँ, इतने बजे के बाद फ्री होने के बाद हम 2 घंटे 3 घंटे ज़रूर पढ़ेंगे, तो आप उस हिसाब से अपना मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? तो सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा और खुश रहिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।